कक्षा 12वीं हिंदी कोर आधार की पाठ्यपुस्तक आरोह के काव्यखंड से ली गई कविता है छोटा मेरा खेत, जो उमा शंकर जोशी के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में इस कविता का सार और वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। छोटा मेरा खेत कविता। इस कविता में क्या है, कवि ने बताया है, दो चीजों को कवि ने यहाँ पे साथ रखा है। एक तो कवि है खुद स्वयं, और दूसरी तरफ कौन है, किसान। ठीक है। अब यहाँ पे कवि क्या बताते हैं कि भाई कवि के पास क्या होता है, कवि के पास होता है कागज। कागज होता है जिसके 4 कोने होते हैं। ठीक है, ये 4 कोने होते हैं। तो ऐसे वो बताते हैं कि मेरे पास भी 4 कोने का कागज है, और किसान के पास क्या होता है काम करने के लिए, खेत। और खेत भी 4 कोना वाला होता है। ऐसे ही पेज होता है, कागज होता है, ऐसे ही किसान के पास खेत होता है। ठीक है। अब कवि जो है अपनी कल्पना करता है। कवि क्या करता है, कल्पना करता है। ठीक है। शब्दों को कविता में लिखता है, शब्दों के माध्यम से वो कविता की रचना करता है। और यहाँ पे किसान क्या करता है खेत के अंदर। ठीक है, किसान खेती करता है। खेती करने के लिए वो क्या करता है, वो रोपाई करता है। ठीक है, रोपाई वो किसकी करता है, बीज की। उसके पास बीज होते हैं। ठीक है, ये बीज वो बोता है। उसके बाद क्या है कि इसमें से कोई फल निकलेगा। ठीक है, या कोई अगर पेड़ होगा तो फल निकलेगा। अगर वो रोपाई कर रहा है, कोई अनाज बो रहा है, तो क्या होगा कि आपको कुछ अनाज मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो सरलता से समझने के लिए हम यहाँ पे फल समझ लेते हैं कि कोई पेड़ है, पेड़ का फल है। तो अब पेड़ है, मान लो अब ये कोई पेड़ है, पेड़ हमें एक बार फल देता है, हमें तो हर बार वो फल देता है, तो हर बार फलता है ना। तो ये जो है, ये फल को हम क्या बोला गया है यहाँ पे, अनंत। कि किसान ने एक बार बीज बोया, उसके बाद ऐसा पेड़ बना कि फल जो है वो हमें सदैव मिलता रहा। और बीज बोने में हमें क्षण भर का समय लगा, क्षण भर का समय लगा हमें, बहुत शून्य सा समय लगा हमें, बहुत कम समय लगा हमें। ठीक है। अब इस कम समय में क्या हुआ, हमें एक ऐसा पेड़ मिल गया, ऐसा बीज बोया, ऐसा पेड़ मिला जो हमें सदैव फल देता है। एक बार ही नहीं देता, वो जिंदगी भर फल देता रहता है। ऐसी ही बात कवि ने कविता के लिए कही है कि भाई जैसे एक किसान महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, वैसे ही कवि भी तो करता है। कवि क्या करता है, कवि कागज पर कल्पना रचता है, कविता रचता है। जैसे किसान खेत में करता है, वही काम मैं कागज पर करता हूँ। और कागज पर क्या करता हूँ, मैं शब्दों का प्रयोग करके कविता गढ़ देता हूँ। ठीक है, जैसे किसान जो है बीज से क्या करता है, पेड़ को उगाता है, ऐसे ही शब्दों से कवि कविता बना देता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फल था, यहाँ पे हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, भाव। कवि ने जो कविता रची उसमें कोई भाव होते हैं। मान लो कोई दुखद भाव हो। ठीक है, दुखद भाव हो, कहीं पे किसी की प्रशंसा की हो, तो इस तरीके के भाव होते हैं कविता में। किसी भी तरीके का भाव हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में केवल 2 ही बता रही हूँ। दुखद भाव हो सकता है, प्रशंसा का भाव हो सकता है, वीरता का भाव हो सकता है। तो कोई भी भाव हो सकता है कविता में। वो कवि की मर्जी की वो किस पर रचना लिख रहा है, वो एक कागज के ऊपर वो रचना रचता है। ठीक है। अब इन्हीं भावों को अगर हम फल के साथ देखें तो, कि कविता हम एक बार पढ़ें। ठीक है, पाठक पढ़ता है ना कविता। अब पाठक तो बहुत सारे हैं हमारे पास, करोड़ों पाठक हैं, लाखों पाठक हैं। और एक ही पाठक एक ही कविता को कितनी बार पढ़ेगा, वो बार बार पढ़ता है। होता है ना, जितनी बार भी आप आप अपना कोई एक चैप्टर उठा लो, एक बार आप पढ़ते हो, आपको एक बार में जितनी चीजें समझ में आती है, दूसरी बार जब पढ़ोगे ना आपको और नई चीजें समझ में आएंगी, तीसरी बार पढ़ोगे और नई चीजें समझ में आएंगी। तो ऐसे ही वो एक ही पाठक अगर एक ही कविता को बार बार पढ़ता है ना, तो उसको उसके अलग अलग भावों के बारे में पता चलता है। ऐसे ही अब मेरे पास पाठक तो बहुत सारे हैं, तो वो चीज तो एक बार में खत्म नहीं होने वाली ना। मतलब कवि ने कविता एक बार रची, वो एक कविता है। वही कविता मेरे को एक ही पाठक बार बार भी पढ़ रहा है, और वही कविता बार बार करोड़ों पाठक पढ़ रहे हैं। तो कविता को रचने में, जैसे यहाँ पे रोपाई करने में कितना समय लगा, क्षण भर का समय। तो कवि का तो काम ही है कविता रचना, तो उसको भी क्षण भर का समय लगा कविता को बनाने में। ठीक है, क्षण भर का समय लगा कविता बनाने में। पर कविता जब बनकर आ गई, जब पाठकों ने उसे पढ़ा, तो वो भी वैसे ही, जैसे फल हमें बार बार मिलते हैं ना,
कविता से हमें रस भी बार बार मिलता है, रस भी हमें बार बार मिलेगा। क्यों मिलेगा बार बार? आपको मैंने उदाहरण के द्वारा बता दिया कि भाई कोई भी चीज़ अगर हम बार बार पढ़ते हैं तो उसमें हम नई नई चीज़ों को बार बार पहचान पाते हैं, नई बार चीज़ों को जानते हैं। जैसे एक बार पढ़ा तो दूसरी बार हम जब पढ़ेंगे तो पुरानी वाली चीज़ों से और नई चीज़ें हम जान पाएंगे। तो ऐसे ही जैसे पेड़ के फल कभी खत्म नहीं होते, वो अनंत समय तक रहते हैं, वैसे ही कविता का जो रस होता है ना, कविता में जो सार होता है, वो भी हमेशा ही रहता है, वो हमें बार बार मिलता है। वो केवल एक ही पाठक तक सीमित नहीं रहता, वो करोड़ों तक पहुंचता है। और अगर एक ही पाठक उसे बार बार अगर पढ़ रहा है तो भी उसमें क्या होता है, वो बार बार हमें रस देता है। तो ऐसे ही कवि ने अपनी जो है समानता की है किसान के साथ, कि जैसा किसान वैसा कवि। जैसे कवि के पास कागज होता है, वैसे ही किसान के पास काम करने के लिए खेती होती है। जैसे एक कवि जो किसान है वो रोपाई करता है, वो बीज को बोता है, ठीक है। कहीं से बीज आ गया, उसने बीज को बो दिया, उसके बाद वो क्या करता है, बीज को बोने के बाद वो खेती करता है, फल उग जाते हैं उससे, ठीक है। कवि भी क्या करता है, उसके पास, किसान के पास बीज होता है तो कवि के पास शब्द होते हैं। वो बीज से खेती कर देता है तो कवि क्या करता है, शब्दों से कविता की रचना कर देता है। और कविता की रचना से क्या होता है, हमें भाव मिलते हैं, अनंत काल तक हमें भाव मिलते हैं उस कविता के। ऐसे ही जो किसान ने बीज बोया था, उससे जो हमें फल मिला है, वो फल हमें सदैव मिलते हैं, अनंत काल तक मिलते हैं। तो यही दोनों चीजों को जो है कंपेयर करते हुए कवि ने बताया है कि एक तरफ कवि है तो दूसरी तरफ किसान है। छोटा मेरा खेत चौकोना, अर्थात चार कोनों वाला, ठीक है। चार कोने वाली चीज जो होती है उसको चौकोना कहते हैं, जैसे कागज होता है। तो छोटा मेरा खेत चौकोना, अर्थात किसान बोल रहा है कि मेरा खेत जो है वो कितना है, चार कोने वाला है। कागज का एक पन्ना, जैसे ही कागज का एक पन्ना होता है, ये कवि के लिए हो गई, ठीक है, कि कवि के पास कागज होता है और किसान के पास खेत होता है चार कोने वाला। कोई अधड़ कहीं से आया, कोई अंधड़, अंधड़ का क्या अर्थ होता है कि कहीं से आया है, अंधड़ है कोई बीज, ठीक है। यहाँ पे जो अर्थ दिया गया है अंधड़ का, उसको हम मानते हैं कि कहीं से कोई एक बीज उड़ता हुआ आ गया है, ठीक है। कैसे आया है वो बीज उड़ता हुआ, आंधी रूपी, आंधी रूपी कोई बीज है जो आ गया, ठीक है। कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया, अर्थात क्षण भर में, मतलब बहुत ही शून्य, बहुत ही कम समय में क्या हुआ कि वो जो बीज है वो बोया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अंधड़ भी लिखा है तो हम आंधी शब्द को भी नहीं छोड़ेंगे। और तो हम एक भाव है बताने का, भावार्थ ये निकलता है कि भाई कहीं से कोई आंधी चल रही है, कोई बीज उड़कर कहीं आ गया और कहीं पर वो टिक गया, और वहां पे अगर वो समा जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, उसको नमी मिल गई, नमी मिलने के बाद वो गल जाएगा और वो क्या करेगा, वो एक पौधा निकाल देगा। उसमें चाहे किसी भी चीज का बीज हो, वो निकल जाएगा ना, धरती में कहीं पे भी आना, यहाँ से घास उग जाती है, कुछ उग खड़ा हो जाता है, तो वो वही चीज है, ठीक है। तो एक आंधी के द्वारा भी, परंतु हम यहाँ पे अगर किसान की सीधे रूप में किसान की बात करें तो हम यही कहेंगे कि भाई किसान ने क्या किया, बहुत कम समय में एक बीज को बोया, ठीक है। रोपण करना होता है, बीज को बोया, तो उसने क्या किया है, एक बीज को बहुत ही कम समय में बो दिया। उसी प्रकार कवि भी क्या करता है, वो भी कागज पर जो है क्या करता है, शब्दों को गढ़ता है, ठीक है। वो शब्दों को गढ़ रहा है, अर्थात शब्दों को लिख रहा है। कवि कागज पर शब्दों को लिख रहा है और किसान खेत में क्या कर रहा है, बीज को बो रहा है। और आंधी भी चली है, या हम ये लगा लें, आप अर्थात करके लिख सकते हैं, या तो आंधी के समान क्या हुआ है कि उस खेत के अंदर कोई बीज आ गया कहीं अधड़ सा, और वो आके वहां पे बो दिया गया, मतलब अपने आप वो अनायास ही अंदर चला गया। जिस तरीके से ये बीज जो है कहीं से आ जाता है, जो बीज कहीं से आ जाता है खेत में, उसी प्रकार से कहता है कवि भी कि मेरे मन में भी कहीं से एक उड़ता हुआ सा शब्द कहीं आ जाता है। अब कोई शब्दों का समूह ही तो वाक्य बनाता है, और वाक्यों के समूह से ही क्या बनती है, एक पूरी की पूरी कविता की रचना हो जाती है। अब आप ये देखो कि यहाँ पे एक शब्द है छोटा, ये शब्द है मेरा, ये शब्द है खेत, ये शब्द है चौकोना, ठीक है। तो ये चारों के चारों शब्द मिल गए तो कविता की एक पंक्ति बन गई ना। तो ऐसे ही कोई एक शब्द और एक बीज कितना बड़ा काम करा, एक बीज से पूरा का पूरा जो है रोपाई हो गई, ठीक है। हमने बीज बोया, उससे वो हमें पौधा मिलेगा और उससे हमें कितने सारे फल मिल जाएंगे,
ठीक है। ऐसे ही एक शब्द कहीं से कवि के मन में आ जाता है, आंधी सा, जैसे आंधी में उड़ता हुआ कहीं से कोई बीज आ गया ना, ऐसे ही कवि के मन में भी क्या होता है, एक शब्द कहीं से कौंध जाता है। अब वो शब्द जो है बन जाता है क्या, एक क्षण भर में बोया, मतलब बहुत कम समय में उसने क्या किया, बहुत कम समय में कवि ने एक शब्द कर दिया। जैसे कि मान लो ये शब्द गढ़ा उसने, छोटा मेरा खेत चकोना, कोई सा भी एक शब्द मान लो कि कवि के मन में एक शब्द आ गया, ठीक है। जैसे आपको कविता रचना के लिए सिखाया जाता है ना, सबसे पहले आपको कुछ शब्द चुन के दे दिए जाते हैं, पेड़, खेत, आदमी, ऐसे कोई शब्द दे दिया। अब इसके ऊपर हम बोलते हैं कि बेटा अब इसके ऊपर कविता लिख दो। अगर आपने कविता की कभी प्रतियोगिता करी हो तो इस तरीके से आपको कविता जो सिखाई जाती है क्लास में, तो इस तरीके से सिखाई जाती है कि आपको शब्द दे दिए जाते हैं। ऐसे ही कवि के तो मन में ही विचार होते हैं, कवि के मन में शब्द होते ही होते हैं, तो कहीं से कौंध जाता है कोई भी शब्द कवि के मन में, और वही जो है क्या कर देता है, कविता को गढ़ देता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जैसे आंधी से उड़ता हुआ एक बीज आए, या किसान ने जो है क्या किया, किसी भी एक बिल्कुल शून्य से, खराब से एक बीज को जो है बो दिया। उससे क्या होता है कि हम यहाँ पे समय की बात करें कि बहुत ही कम समय में बीज को जो है बोया गया, बहुत कम समय लगा बीज को बोने में, परंतु क्या हुआ, कल्पनाओं की रसायनों को पी बीज गल गया निशेष। कल्पना थी, कल्पना के रसायनों को पीकर बीज गल गया निशेष। यहाँ पे दोनों ही बातें की गई हैं, एक खेती की तरफ से भी हम ध्यान में रखेंगे और कवि की तरफ से भी, कविता के नजरिए से भी, ठीक है। तो कवि क्या करता है, कवि की कल्पना ही तो कविता है, कवि कल्पना करता है कविता की और उसको रचता है, तो यहाँ पे वही कल्पना आ गई, ठीक है। कल्पना के रसायनों को पीकर, कल्पना के रसायन, रसायन का अर्थ क्या होता है, केमिकल, ठीक है, को पी बीज गल गया, ठीक है। कल्पना के रसायनों को, अर्थात कल्पना के रसायन, यहाँ पे बीज की जगह आप लगा लो शब्द, तो क्या हुआ, कल्पना के रसायन कल्पनाओं का घोल था, ठीक है, कल्पनाओं का कोई केमिकल था जो क्या हुआ कि शब्दों में घुल गया, ठीक है, कि शब्दों में घुल गया, मतलब एक कल्पना थी जिसको शब्द मिल गए, कवि की कल्पना थी जिनको शब्द मिल गए, और शब्द मिलकर क्या हुआ, कविता बन गई। कवि की कल्पना थी, कल्पना में शब्द मिले, शब्द से कविता बन गई, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब यहाँ पर खेत की तरफ से देखें तो क्या यहाँ पे अर्थ निकल कर आता है कि कवि इसको, किसान को क्या मिला, बीज, बीज, बीज को बोया और बोकर क्या मिला, हमें फल मिल गया, जब वो उगा तो हमें फल मिला, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है। देखो सबसे पहले प्रोसेस को समझो, क्या है कि एक बीज अगर गया है, मिट्टी के अंदर दब गया है, उसको वहां पे नमी प्राप्त हो जाती है, वो गल जाता है। मतलब अगर आपने कभी कोई बीज बोया हो, घर में कोई पौधा भी लगाया, तो क्या होगा, वो जड़, जब हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं तो वो गल जाता है, पानी हम उसको देते ना, वो गल जाएगा, गलने के बाद वो अंकुरित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि कवि कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, अर्थात बाकी जो भी चीजें ऊपरी तौर पे थी वो सारी की सारी चीजें खत्म हो चुकी है, और बीज जल के क्या हो गया है, बीज गल के क्या हो गया है, शब्द के अंकुर फूटे। अर्थात बीज और शब्द दोनों को अगर ध्यान में रखोगे कि बीज लिखा है, अगर आपको बीज से समझ नहीं आ रहा तो शब्द से कवि की कल्पना समझो, ठीक है, कि कवि की कविता को समझो। और अगर शब्द समझ नहीं आ रहा, शब्द समझ में आ रहा है, तो शब्द को समझने के बाद बीज को समझने की कोशिश करो कि बीज का जो है किसान से क्या लिंक हो सकता है, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा ये। बीज गल गया निशेष, अर्थात बाकी जो भी बीज बचा था वो क्या हुआ, वो गल गया, ठीक है। गलने के बाद क्या हुआ, उसमें से अंकुर फूटे, अंकुर फूटे अर्थात जो अब हमने जैसे पेड़ के जो बीच में मिट्टी में जो है एक यहाँ पे बीज बो दिया, बीज क्या होगा, ये गल जाएगा, यहाँ पे पानी मिलेगा ना इसको, अगर इसको पानी मिलेगा तो ये गल जाएगा, मिट्टी में नमी होगी, ये गल जाएगा। गलने के बाद क्या होगा, यहाँ से हमें जो है एक फूटता हुआ एक अंकुर मिलेगा। तो फूट कर उसमें से जो कोई चीज वो निकलती है ना, ऐसी धारी सी, जैसे आप कभी वो बनाते हो, क्या कहते हैं उसको, जैसे दालों वगैरह को अंकुरित आप करते हो, ठीक है, तो वो अंकुरित होकर उसमें से साइड से कुछ एक घास सी निकलने लगती है ना, हल्की सी बिल्कुल, तो ऐसे ही उसको कहते हैं अंकुर फूटे। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमने बीज को जैसे ही यहाँ पे गलाने के लिए डाला, उसको बोया, तो उसमें से जो है हमें कुछ समय बाद क्या कोई चीज निकलती हुई जो दिखती है, वो है अंकुर फूटना। ये अंकुर हो गया था, गल गया था, गलने के बाद जो ये निकला इसको हम कहते हैं अंकुर निकल गया। अब ये जो निकला है, अब ये धीरे 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 बड़ा होगा, फिर इस पे जाके क्या होगा, कोई ना कोई फल बन जाएगा, फल निकलेगा जो हमें सदैव मिलेगा, ये एक पेड़ बन जाएगा, ठीक है।
बड़ा होते होते, परंतु पहले सबसे पहले क्या होगा, इसमें से एक अंकुर ही फूटेगा। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, कवि ने यहाँ पे शब्द भी आ गया ना, तो शब्द के अंकुर फूटे, अर्थात कवि के मन में शब्द फूटे, कवि के मन में शब्द उत्पन्न हुए, शब्द पैदा हुए, और उन शब्दों से ही उसने कविता को बना दिया। जैसे ही यहाँ पे ये जो बीज था, बीज के होने से बीज के उत्पन्न हुआ, बीज ने उत्पन्न होकर ये रूप लिया, उसके बाद ही तो हमें फल मिला, ऐसे ही हमें कविता मिली शब्दों के माध्यम से। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, पल्लव पुष्पों से, पुष्प होते हैं फूल और पल्लव क्या होते हैं, पत्ते। अब यही जो अंकुरित, अभी तो एक बाल सा था ये, अब ये क्या हो गया, ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने के बाद क्या होगा, ये एक बड़ा पेड़ बन जाएगा। अब बड़ा पेड़ बनने के बाद भाई इस पे फल लटक जाएंगे। ठीक है, तो पत्ते भी हैं इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर पत्ते भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पत्ते भी हैं और फूल भी हैं। से नमित हुआ विशेष, नमित का अर्थ होगा झुकना। अब जब पेड़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद उस पर बहुत सारे फल लटकेंगे, पेड़ का वजन हो गया और जो फल है उनका वजन हो गया, तो बहुत ज्यादा वजन के कारण क्या होगा, ये पेड़ जो है वो झुक जाएगा। अब जब ये झुकेगा तो इसी को कहा गया, मतलब पेड़ का झुकने का मतलब कुछ गलत नहीं है, झुकने का मतलब है कि वो और ज्यादा बढ़ गया है, वो और विशाल हो चुका है, वो और समृद्ध हो चुका है। तो ऐसे ही क्या होगा कि कि जब ये अंकुर फूट जाता है तो उसके बाद क्या होता है, पेड़ के ऊपर पत्ते और फूल आ जाते हैं, जिसके कारण वे झुक जाता है। ठीक है, झुकने का मतलब यहाँ पे झुकना, असल में झुकना नहीं, झुकने का मतलब इसकी प्रसिद्धि के ऊपर कि ये और ऊंचा उठ गया, मतलब ये पल्लवित है, पूरा फूलों से जो है घिरा पड़ा है। तो एक हो गया पतझड़ और एक हो गया हमें खिला खिलाया सा एक पेड़ दिख गया, और एक हो गया बिल्कुल ही मुरझाया हुआ पेड़। तो हमारा आकर्षण कौन खींचेगा, ये वाला पेड़ खींचेगा, तो मतलब वो अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जिस तरीके से झुककर उठ जाता है, इसको पत्ते और वो फल मिल जाते हैं ना, तो ये पेड़ जैसे उठ जाता है, वैसे ही शब्दों का जो इसमें जो शब्दों का बीज जो मिल जाता है, जो शब्द जो यहाँ पे मिल जाते हैं, उन शब्दों से जो भाव उत्पन्न होता है वो कविता की प्रसिद्धि है। जैसे यहाँ पे पत्ते और पुष्प हैं, वैसे ही कविता में भाव होते हैं, और भावों का ही होना एक कविता को अच्छी कविता बनाता है। जैसे जितने ज्यादा पेड़ पे फल उगेंगे वो उतना ज्यादा अच्छा, वैसे ही कविता में जितने भाव, मतलब हम उस कविता से जितना अटैच हो पाएंगे, हम उसको अपने भावों से जोड़ पाएंगे, उतनी ही अच्छी वो कविता भी बनेगी। तो यही यहाँ पे इसका अर्थ निकलता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक। झूमने लगे फल, अब पेड़ है, पेड़ पर फूल आ गए, फल आ गए। ठीक है, अब वो झूम रहे हैं, झूम रहे हैं क्यों, झूमने का मतलब यहाँ पे खुश हैं कि भाई मैं तो पेड़ पे हूँ। पेड़ से अगर ये फल नीचे गिर जाएगा तो खत्म, किस्सा खत्म। पर पेड़ पे है तो लहरा रहा है ना, तो ये प्रसन्नता का प्रतीक हो गया कि वो अच्छा है। रस अलौकिक, रस अलौकिक, अलौकिक मतलब बिल्कुल ही अलौकिक, बिल्कुल दिव्य, अनोखा। ठीक है, बिल्कुल ही दिव्य है। तो ये क्या है, रस अलौकिक। तो ये जो फल है, देखो फल मैं देख रहा हूं, मैं एक आदमी हूं, अगर मैं पेड़ के ऊपर फल को देख रहा हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ फल लगा हुआ है पेड़ के ऊपर, वो कितना सुंदर लग रहा है, कितना आकर्षक लग रहा है। तो आपने एक आनंद की प्राप्ति कर ली उससे। ठीक है, उसके बाद अगर इस फल को आप खा रहे हो, आपने खाया इस फल को, मीठा लगा, अच्छा लगा फल, तो ये भी आपको आनंद दे रहा है। ठीक है, तो ये अलौकिक है, ये दिव्य है। अब दूसरी बात यहाँ पे अगर हम कविता के उस पे आएंगे, इसी चीज को अगर मैं कविता से कि झूमने लगे फल, फल यहाँ पर क्या है, भाव। फल तो फल है, मैंने आपको एक अर्थ बता दिया पेड़ के किसान के माध्यम से। ठीक है, अब मैं कविता के आधार पर कहूं तो ये फल क्या है, ये फल हो जाते हैं अब यहाँ पर आकर भाव। यही भाव क्या है, अब ये भाव खुश हैं। क्यों खुश हैं, क्योंकि भाई इसको कविता मिल गई, शब्दों से जो भाव निकले हैं वो भाव भी अलौकिक हैं। क्यों वो अनोखे हैं, क्यों वो जो है अलौकिक और दिव्य माने गए हैं, क्यों, क्योंकि भाव ही तो ऐसी चीज है भाई। कोई गाना सुन लो सेंटी सा, आपके मन तक, आपकी रूह तक पहुंच जाएगा वो। ठीक है, तो वो एक अनोखा, एक अजब एहसास आपको देके जाएगा। तो यही भाव है, अगर कविता में वो भाव जीवित है तभी वो कविता जीवित है। और ऐसे ही जिस तरीके से ये फल खुशी से झूम रहे हैं ना, पेड़ के ऊपर के भाई झुक रहा है पेड़ और झूम रहे हैं, वो खुशी मना रहे हैं, ऐसे ही एक कविता के अंदर जो भाव है वो भी इसी तरीके से प्रसन्न और खुश दिखाई दे सकते हैं, अलौकिक वो बताए गए हैं। अमृत धाराएं फूटती,
रोपाई क्षण की, अमृत धाराएं फूटती। अमृत धाराएं क्या हो गई यहाँ पे? अमृत के समान हो गया। अमृत क्या है? जो कभी भी नहीं खत्म होता, ठीक है। मतलब अमृत अगर आपने पी लिया तो आप कभी मरोगे नहीं? मरोगे ना, वो तो अमृत है, ठीक है। तो ऐसे ही अमृत धाराएं फूटती, मतलब यहाँ पे कि अमृत धाराएं यहाँ पे खुशी की, भाव की, फल की जो खुशी है वो जो है यहाँ पे उसकी धाराएं जो है फूटती है, मतलब जो कभी खत्म नहीं होंगी। अब वापस कवि जाते हैं, रुक जाते हैं। रुपाई क्या है? बीज का बोना, क्षण की, अर्थात हमने जब बीज को बोया था तो हमें क्या लगा था? क्षण भर का समय, ठीक है, बहुत कम समय। तो हमने जब बीज को बोया था तो कितना कम समय लगा था बीज को बोने में, ठीक है। और कविता को रचने में भी हमें बहुत कम समय लगा, दोनों में ही हमें कम समय लगा, ठीक है। कटाई अनंत की, अब ये जो कटाई है वो अनंत की। अब जो पेड़ के ऊपर फल हैं, एक बार आ गए मैंने काट लिए, तोड़ लिए फल, अब दोबारा आए तो मैंने दोबारा तोड़ लिए, तिबारा आए मैंने तिबारा तोड़ लिए। ऐसे मैं बार बार क्या करूंगा? एक ही बार बीज बोया था ना, बीज तो एक ही बार बोया गया, पेड़ बन गया उसका। अब वो पेड़ बन गया तो क्या हुआ कि अब मैंने उस पेड़ पे से फल तो मैं बार बार तोड़ रहा हूं ना, क्योंकि उस पे फल आते रहेंगे, मैं तोड़ता रहूंगा। तो ये क्या हो गई? ये अनंत कटाई, काटना, फलों को काटना, या खेती बाड़ी जो करते हैं उसके बारे में बात करी कि तो पेड़ों को मैंने कई बार काटा, फलों को मैंने उस पे से कई बार काट लिया, पर मैंने बीज एक बार में बोया था और बहुत ही कम समय मुझे उसको लगा था, ठीक है। अब कविता के आधार पे देखो कि मतलब पेड़ है तो फल, जब तक पेड़ है तब तक फल वो देता रहेगा, ठीक है। अब कविता के आधार पे क्या है कि कविता को भी रचने में बहुत कम समय लगा था, ठीक है, कविता रची गई ना कम समय में। उसके बाद क्या हुआ कि कविता को रचा तो कम समय में गया था, परंतु उसका जो भाव था, भाव क्या था? कविता में जो भी भाव था वो सदैव रहेगा, वो भी अनंत है। अनंत क्यों है? क्योंकि पहले आपको बताया था कि भाई काफी लोग जो है वो उस कविता को पढ़ते हैं, ठीक है, काफी लोग उस कविता को पढ़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो पाठक जो है, पाठक उसको जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार उसको उसके भाव जो है वो समझ में आएंगे, वो भी अनंत है। एक पाठक ने पढ़ा, दो ने पढ़ा, चार ने पढ़ा, ठीक है, हजारों ने पढ़ा, तो वो पाठक अगर वो पढ़े जा रहा है तो उसको क्या है? उसको उस कविता में भाव नजर आ रहा है, वो उस भाव को ही पढ़े जा रहा है बार बार। तो क्या हो रहा है कि अनंत कटाई की जो कटाई है, भाव जो हमें मिल रहे हैं वो हमें बार बार मिल रहे हैं। कविता लिखी एक ही बार गई है, परंतु उसको पढ़कर जो हमें आनंद मिल रहा है, जो हमें भाव मिल रहे हैं वो हमें बार बार मिल रहे हैं, वो अनंत काल तक हमें मिलते रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। जैसे फल हमें एक पेड़ से हमेशा मिलते रहते हैं, वैसे ही एक कविता से हमें भाव भी हमेशा मिलते रहेंगे। लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती। अर्थात अगर मैंने पेड़ से एक बार में सारे फल उतार लिए, तोड़ लिए, ठीक है, उसके बाद क्या होगा? क्या मुझे पेड़ दोबारा फल नहीं देगा? पेड़ के ऊपर फल दोबारा उग जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार हमने पेड़ को लूट लिया, अर्थात उसके फल हमने तोड़ लिए, तो क्या उसके बाद वो फल नहीं उगाएगा? वो फल उगाएगा, वो बार बार उगाएगा, और हम बार बार लूट लेंगे, परंतु फिर भी उसमें कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ही एक बार कविता पढ़ लेने से ये मतलब नहीं होता कि उसका भाव जो है वो कम हो जाएगा। अब कविता, आसान तरीका एक और, कि आपकी कविता से ही आपके गाने बनते हैं। आप एक ही गाने को 1000 बार सुनते हो, क्या कभी उसका रस कम हुआ? उसके आनंद में कभी कमी आई? बोर जरूर हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, पर आप दोबारा भी उसको कुछ समय बाद सुनोगे तो आपको वापस वही भाव, वापस वही रस आपको मिलने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कविता माने गाने, ठीक है, इस आधार पे समझो। तो जैसे आपको कविता या गाने से जो रस आपको बार बार मिलता है, क्या वो कम होता है? आपने एक बार सुन लिया तो उसका महत्व थोड़ी ना कम हो जाता है, वो आप उसका आनंद बार बार उठाते रहते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा गया, लुट्टे रहने से जरा भी कम नहीं होता। ना तो कविता का भाव एक बार पढ़ने के बाद कम होता है, ना ही पेड़ पे से फल तोड़ लेने के बाद उसका महत्व जरा भी कम होता है। पेड़ दोबारा जो है फल उगा देता है, और कविता के भाव भी सदैव जीवित रहते हैं। एक बार कविता पढ़ लेने के बाद हमें ऐसा नहीं है कि हम दोबारा उसके भाव को ग्रहण ना कर पाए। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकौना। अर्थात अक्षय पात्र क्या है? यहाँ पे अक्षय पात्र होता है एक बर्तन,
ठीक है। और अक्षय का मतलब जिसके अंदर रखी जो चीज है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। तो यहां पर क्या है हमारे पास, भाव और फल। अक्षय पात्र के अंदर क्या है हमारे पास, जिसमें रखा हुआ जो भी चीज है वो कभी समाप्त नहीं होगी, वो अक्षय पात्र है, अक्षय बर्तन है। ठीक है, जो जिसमें कभी भी वो चीज जो है खत्म नहीं होगी। अब जो चीज खत्म ही नहीं होगी, यही तो हम बात करें कि भाव कभी खत्म नहीं होते कविता के। पेड़ जो है वो फल देना कभी भी खत्म नहीं करता। तो ये दोनों चीज हमें मिल रही है। तो रस का अक्षय पात्र अर्थात रस का, यहाँ पे रस ही भाव है और रस ही फल है। तो इस अक्षय पात्र के अंदर, इस बर्तन के अंदर क्या रखा है, फल और भाव। ये कभी भी कम नहीं होंगे, ऐसा इसमें कहा गया है सदा का। रस का अक्षय पात्र सदा का, अर्थात इस बर्तन में ऐसा फल और ऐसे भाव हैं। ठीक है, पेड़ के ऊपर ऐसे फल हैं और कविता के अंदर ऐसे भाव हैं जो सदैव रहेंगे, कभी भी समाप्त नहीं होंगे, जो सदैव होंगे। ठीक है, हमेशा रहेंगे, ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है, छोटा मेरा खेत चौकन्ना। ऐसा ही छोटा खेत है और ऐसे ही चौकन्ने कागज पर कविता है। बस इतनी सी ही कविता है।